हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ आवर फिजिक्स सीरीज। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना लिया है, जो था इंट्रोडक्शन अबाउट सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर उसके आगे हमने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, ये सब हमने कंटिन्यू कर लिया था। फिर हमने आए थे एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर। तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो एमसीक्यूज टाइप रहेंगे वहाँ पे भी। हमने वहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस की थी, दो टाइप के हमने वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की थी। एक था हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रोड, और सेकंड था हमारा वर्टिकल वेल ऑफ डेथ वाला, या वॉल ऑफ डेथ बोलते थे। इसका एंगल बोले थे 0 डिग्री है ग्राउंड से, इसका एंगल जो ग्राउंड से था वो था 90 डिग्री। ये हमने वहाँ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर यहाँ पे कोई गाड़ी टर्न ले रही है, व्हीकल टर्न ले रही है, तो उसके लिए हमने बोला था कि टर्निंग के टाइम पे उसे वी मैक्स एक वैल्यू रहेगी। वी मैक्स मतलब क्या, एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक ही वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा सकती है कार। उसके बाद अगर वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाती है तो वो चाहे तो स्किड हो जाएगी, ठीक है, या फॉरवर्ड मोशन करके उल्टी हो जाएगी। ये हुआ था। क्यों हमने वी मैक्स बताया उसके लिए, क्योंकि इस सरफेस के लिए जहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है रोड से, मतलब एंगल नहीं है कि मतलब ये सरफेस है रोड का, अगर कुछ एंगल होता तो मतलब बाय यूजिंग सम मटेरियल सीमेंट और एनीथिंग इसे टेढ़ा कर दिया हमने। तो ये पूरा अब रोड एक्चुअल में ऐसा है। ये भी हम देखेंगे, आज का हमारा पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे कुछ एंगल है थीटा, तो इसमें बोलते हैं कि कुछ यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट यूज है। लेकिन जब एंगल ना बनाओ, सीधा लाइन रहे, तो वहाँ पे हमने अलग चीज़ किया था, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या था। सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। तो क्या होगा वी मैक्स की, क्योंकि यहाँ पे लिमिट थी, किस चीज़ की लिमिट थी, फ्रिक्शन की लिमिट थी। फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, टायर के बीच में और रोड के बीच में। जैसे कि आपने देखा रहेगा रोड में बहुत सारे पोर्स होते हैं। फिर रोड मटेरियल से, कंक्रीट मटेरियल से बनाया था, प्लस डांबर जैसी चीज़ों से बनाया था। तो उसके अंदर क्या होता है, चीज़ों को होल्ड करने की कैपेसिटी है। प्लस टायर्स भी पोरस होते हैं, और ये एब्जॉर्प्टिव टाइप रहते हैं, अडियर कर जाते हैं। जो ये लोग क्या कर जाते हैं, सरफेस को अडियर करते हैं, तो ये फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव होती है। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो हमारे फीट और रोड के बीच में फ्रिक्शन रहता है, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बाय पुशिंग बैकवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है हम लोग को। तो ये रोड पे जहाँ पे कोई एंगल नहीं है, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम वेलोसिटी तक ही कार को यूज़ कर सकते हो। क्यों, टर्न करने के लिए। उसके बाद आपके लिए डेंजरस हो जाए। तो ये चीज़ हमने वहाँ देखा था। और ये क्यू मैक्स था क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट होती है, उसके आगे फ्रिक्शन काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि टायर और उसके बीच का, रोड के बीच का फ्रिक्शन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही काम करता है। वहीं पे जो वेल ऑफ डेथ था, वहां पे हमने वी मिनिमम का टर्म यूज किया था। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स था हमारा वेल ऑफ डेथ में, वो था नॉर्मल रिएक्शन। और हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए था, वो था फ्रिक्शनल फोर्स। तीन टाइप की फोर्स थी, एक नॉर्मल रिएक्शन था, एक वेट था mg, और एक फ्रिक्शनल फोर्स था। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो रिजल्टेंट फोर्स था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था। वहीं पे हमारा यहाँ पे जो वेल ऑफ डेथ में जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो नॉर्मल रिएक्शन था। तो ये हमको जानते हैं। यहाँ पे हमने वी मिनिमम बोला था। वी मिनिमम बोलने का मतलब क्या, कि एक मिनिमम वेलोसिटी के साथ उसे, जो राइडर है, उसे व्हीकल को मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फॉल हो जाएगा अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो ये चीज हमने वहां डिस्कस की थी। आज जो हमारा पार्ट है वो है बैंक्ड रोड का। बैंक्ड रोड क्या होता है, ये ना 0 डिग्री होता है ना 90 डिग्री होता है, ये इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है। तो इस एंगल से रोड को टिल्ट करके टेढ़ा कर देते हैं, चाहे इतना करे, चाहे इतना करे, चाहे इतना करे। ठीक है, तो हम लोग टिल्ट करते हैं इसे। क्यों इसको टिल्ट किया जाता है, रोड सेफ्टी के लिए। रोड सेफ्टी के लिए इसे टिल्ट किया जाता है। गवर्नमेंट जब नेशनल हाईवेज बनाती है तो वो रोड को टिल्ट रखती है, बीच में थोड़ा सा ऐसा डोम शेप बना के रखते हैं। तो आप जब भी आप ट्रैवल करोगे नोटिस करना इस चीज़ को। इवन रेस कोर्स जो रहते हैं, वहाँ पे टर्निंग के समय ये
टिल्टिंग ऑफ रोड किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग आज के पॉइंट से अपना। As seen earlier, while taking a turn on a horizontal road, मतलब एंगल कितना है, 0, the force of static friction between the tires of the vehicle and the road provides the necessary centripetal force, जो हॉरिजॉन्टल रोड पे था, और बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको बैलेंस किसको करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटवर्ड फोर्स था, तो बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। और होता क्या है रियल में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। हाउएवर द फ्रिक्शनल फोर्स इज हैविंग एन अपर लिमिट, वो मैंने एक्सप्लेन किया क्यों अपर लिमिट है, क्योंकि स्ट्रक्चर है, कहीं पे पॉट होल्स भी हो सकते हैं, या तो टायर घस सकती है हमारे जो व्हीकल की है, तो दोनों के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, रोड और हमारे टायर के अंदर, इसलिए फ्रिक्शन भी चेंज होता रहता है। ऑल्सो इट्स वैल्यू यूजुअली नॉट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है, एज द रोड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। दस इन रियल लाइफ वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन इट एज फार एज पॉसिबल, तो हमें जहां तक हो इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए रोड सेफ्टी के लिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द सर्फेसेस ऑफ कर्व्ड रोड आर टिल्टेड विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद सम एंगल थीटा, तो इसलिए इसको डिपेंड ना करने के लिए क्या करते हैं, रोड को ही थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। ठीक है, this is called as the banking of road, or road is said to be a banked road, banking or road is said to be banked। अब देखते हैं vertical section of a vehicle on a curved road of radius r banked at an acute angle of theta। तो ये देख रहे हैं हम लोग वर्टिकल व्यू देख रहे हैं, साइड से मतलब देख रहे हैं कि कैसे दिखेगा वो, तो कुछ एंगल से इसे टिल्ट किया गया है, जो एंगल कितना है हमारा, थीटा है। Considering the vehicle to be a point and ignoring the frictional force, क्या करते पॉइंट, जैसे कि हमने क्या किया था, हर जगह जब हम वेल ऑफ डेथ भी पढ़ रहे थे, प्लस हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे व्हीकल को मूव भी करे, तो हम पॉइंट ही कंसिडर कर रहे थे। क्यों पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग, जनरली आप लोग को क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि क्या होता है, एक कार के अंदर वेरियस अमाउंट ऑफ मासेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा मास रहते हैं। अब हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन और फोर्स की वैल्यू अलग होती है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अलग होती है, प्लस mg की वैल्यू भी अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे अलग होती है, समझिए कार है, इसके 4 व्हीकल, एक यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और आप बैठे हो इस तरफ, तो देखिए फर्स्ट टायर पे जो आपका वेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे mg की वैल्यू ज़्यादा है। तो हर एक चीज हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, इसलिए हर एक पॉइंट के लिए डेरिवेशन कर पाना टफ गिरता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट है, या तो एक ही पॉइंट पे सारा मास ही, दोनों में से एक ही पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इग्नोरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, और हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको क्या रखना है, रोड सेफ्टी की। अगर फ्रिक्शनल फोर्स माने कि मतलब कि ऐसा नहीं सोच रहे कि ना हो, उसको इग्नोर करके मैक्सिमम कितना सेफ्टी हम लोग ला सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें। एंड अदर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग, जैसे कि इसमें दिया एयर रेजिस्टेंस, हम लोग आगे की तरफ, आप लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा ही रहेगा, जिसमें क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्विलिब्रियम में रहता है सब। लेकिन क्या होता है, अगर हम आगे मूव होना चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होता है, एयर का एक रेजिस्टेंस होता है। क्यों रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, प्लस एयर का मूवमेंट होता है, तो वो रेजिस्टेंस देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी व्हीकल को भी रेजिस्टेंस मिलता है, और इस रेजिस्टेंस से क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा फ्यूल यूज करना पड़ता है, एनर्जी, और इससे क्या हुई, हमारे सिस्टम की एनर्जी, हमारी कार की एनर्जी लॉस हो गई, सिर्फ एयर फ्रिक्शन को टैकल करने के लिए, एयर का रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए। तो इसलिए क्या हुआ, ये कंजर्वेशन, इसने क्या किया, एनर्जी का लॉस किया, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो उसको इग्नोर करते हुए तो हमने को क्या मालूम पड़ता है, 2 ही फोर्स है यहाँ पे। कौन कौन से 2 फोर्स हैं, एक है वेट mg, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, एंड नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड। तो हमको पता है नॉर्मल रिएक्शन, अगर रोड ऐसा है तो ये ऐसा रहेगा, रोड अगर टेढ़ा है तो ये 90 डिग्री, हमेशा अगर ऐसा रोड है तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा, इसलिए उसका नाम भी नॉर्मल रिएक्शन ही रखा है। जैसे नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। एज द मोशन ऑफ व्हीकल इज अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब क्या, पैरेलल टू दी
अगर हमारा सरफेस ऐसा है तो पैरेलल है इसके सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। जैसे कि टायर्स वर्टिकली मूव होते हैं, वर्टिकल सर्कल में मूव होते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, द मोशन ऑफ व्हीकल इज अलोंग, लेकिन जो व्हीकल खुद कैसे मूव हो रही है, वो हॉरिजॉन्टली सर्कल में मूव हो रही है। द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक। अगर वो हॉरिजॉन्टली सर्कल में अगर ट्रैवल कर रही है तो एक हमको पता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो अगर यही कार अगर मूव हो रही है तो एक रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए उसके पास, जो कहाँ की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए। अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं कि इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको, इस कार को सर्कल में मूवने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इट मीन्स द वर्टिकल फोर्स mg मस्ट बी बैलेंस। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या लाइन यूज करना चाह रहा है, आप पहले रिजल्टेंट फोर्स को समझिए। कैसे समझिए, एक डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में 14 न्यूटन का वे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और राइट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा, जिसे मैं रिजल्टेंट फोर्स बोलूंगा, वो 40 माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 20 न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब हमको क्या पता, अगर कार को सर्कल में मूव होना है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि दो फोर्स तो और हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक mg, तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए तभी तो ये रिजल्टेंट बनेगा। अदरवाइज ये दोनों बैलेंस ही नहीं हुए तो रिजल्टेंट ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बन सकता है। तो देखते हैं कि ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन को और mg को कौन बैलेंस कर रहा है। Thus we have to resolve the normal reaction n along the vertical and horizontal component। अब क्या बोल रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। अब क्या बोला उसने कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये सरफेस ऐसा है तो हमारा वेट ऐसा जा रहा है ना mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दे इसके, तो हमको माने वेक्टर में दो कंपोनेंट कैसे, 90 डिग्री पे दो कंपोनेंट बनाते हैं। सो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट, अब समझो ये एंगल थीटा था, तो ये रोड के सीधे सीधे नीचे आ रहा है तो ये 90 बनाएगा। सो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, वो ऐसे था, एक सेकेंड। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा था, ये थीटा तक, कार यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये mg सीधा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये अगर थीटा है, और इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दे सकते हैं एक, तो देखते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। सो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल। और ये एंगल भी हमारा, अब यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी देख लेते हैं, वो भी परपेंडिकुलर रहेगा ग्राउंड को ही। सो यहाँ पे मतलब 90, इसकी डेफिनेशन ही है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा, तो इसलिए ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा हो गया। तो हमको अब थीटा मिल चुका है ये वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे अब थीटा। अब देखते हैं ये कंपोनेंट, ये जो मैं कंपोनेंट अब कलर चेंज करके बताता हूँ, ये कौन सा कंपोनेंट होगा और ये कौन सा कंपोनेंट होगा। तो हमको पता है कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये मेरा एंगल लो तो ये एंगल के लिए एडजेसेंट कौन होगा, ये वाला, और हाइपोटेनियस कौन होगा, उसकी डायरेक्शन में कौन है, एन है, नॉर्मल रिएक्शन, तो हाइपोटेनियस है एन, एडजेसेंट है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, एंड कॉस थीटा। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, एन कॉस थीटा। ये मिल चुका, मतलब ये एन कॉस थीटा है। इसी तरह से ये कितना होगा, ये पूरा 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब फिर से यहाँ पे एन हाइपोटेनियस हो जाएगा, कॉज फिर से बताएगा, लेकिन इस बार 90 माइनस थीटा होगा। वो क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होगा, फिर से यहाँ वाले फोर्स का डायरेक्शन,
तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फोर्स का डायरेक्शन एन, सो यहाँ वाले जो सेंटर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है वो एन साइन थीटा होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एन कॉस थीटा होगा। तो मैंने आपको ये स्लाइड में दो चीज बताई कि वहां पे एंगल थीटा कैसे आया ऊपर तरफ नॉर्मल रिएक्शन की तरफ कार से, और सेकेंडली कंपोनेंट्स डिवाइड कैसे होते हैं। तो आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा दिमाग में कि मैं कैसे याद, क्योंकि बच्चे याद करते हैं कि ऊपर वाला एन कॉस थीटा है, साइड वाला एन साइन थीटा है, ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि ये एन कॉस थीटा एन साइन थीटा हर जगह चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा कि लेफ्ट या राइट में हमेशा हॉरिजॉन्टल एन साइन थीटा कॉस थीटा, आप आगे देखोगे भी। ठीक है, तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा, जैसे कि देखिए वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे देखिए वैल्यू थीटा लिखा है, मतलब क्या, ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल है। तो ये ऐसे ही नहीं इक्वल ले लिया, उसके पीछे मैथ्स है, रीजन है। ये नोटिस करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि आप नोटिस करिए कि थीटा थीटा सेम वैल्यू, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ऊपर वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा होगा, साइड वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो एन साइन थीटा होगा, ये हमने अभी देखा पिछली स्लाइड में। सो its vertical component n cos theta balances weight mg, and horizontal component n theta being resultant force must be necessary centripetal force। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब क्या बता रहे हैं कि देखिए ये अपोजिट में है, ये अपोजिट में है, और रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे, मतलब कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 न्यूटन ही है, बैलेंस कर रहा है, और रिजल्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए बोलते दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो मतलब एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू एम जी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। और जो एन साइन थीटा है वो हमने क्या बोला, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और एन साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की जगह में वी अपॉन आर होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे वही वैल्यू चेंज करके लिखा है। अब तक आप लोग को ये सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए, बाय हार्ट हो जानी चाहिए। अगर हम लोग ऐसे हर फॉर्मूले में बताते रहेंगे तो फिर टाइम खींचता जाएगा, तो आप लोग याद करते चलिए। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अपॉन वन इक्वेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एन एन कैंसिल होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा मिल गया, और वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को डेरिवेशन मिल चुका है। अब तीन कंडीशन देखेंगे कि मैक्स स्पीड कितनी हो सकती है, कि जो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा वो स्पीड, अब बैंकिंग एंगल, और एक अपना रहेगा थर्ड कंडीशन रहेगा स्पीड लिमिट का। तो ये तीनों कंडीशंस हम लोग देख लेंगे। अब जो सबसे मोस्ट स्पीड सेफ स्पीड क्या होगी, फॉर पर्टिकुलर रोड आर एंड थीटा इज फिक्स्ड, क्योंकि रेडियस क्या होता है, अगर सर्कल अगर ये यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ से पॉइंट समझो कार यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ सेंटर होगा इमेजिनरी, वहाँ से लेके कार तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। Thus this expression gives us the expression for the most safe speed and not a minimum or maximum speed। ये कुछ नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि अगर इतने पे गाड़ी चलाओगे तो आपके टॉपल होने के चांसेस बहुत मिनिमल रहेंगे। एंड दिट इज, अब v को यहाँ पे आर जी को यहाँ भेज दीजिए और फिर स्क्वायर रूट ले लिए, तो क्या हो जाएगा, रूट आर जी टेन थीटा। तो आप लोग को सेफ स्पीड के लिए यही लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, तो याद रख लीजिए इसको। अब एंगल ऑफ बैंकिंग क्या करेंगे, टेन थीटा है इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, थीटा को वहाँ यहाँ पे रखेंगे, टेन को वहाँ, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया एंगल ऑफ बैंकिंग कैसे निकालेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देखिए स्पीड लिमिट लेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम का बीच का स्पीड लिमिट, तो मिनिमम भी निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम, तो इसी तो लिमिट बोलते हैं कि इतना से लेके इतना तक जा सकते हो, इसे स्पीड लिमिट बोला जाता है। तो देखते हैं अभी, शो वर्ट अच्छा जो फिगर है वो दिखा रहा है वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ रफ कर्व्ड रोड। ठीक है, रफ कर्व्ड रोड है, रफ है मतलब क्या बताना चाह रहा है, मतलब फ्रिक्शन है, देख रहे हैं उसने हाईलाइट करके भी दिया है। तो ये सब की मीनिंग है, यू शुड रीड विद इन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ना बीच में घुस घुस के बहुत सारी चीज़ें बता दी है जो टीचर्स को एक्सप्लेन करना है एक्चुअली में। ठीक है, ऑफ रेडियस आर बैंक्ड एट एन एंगल थीटा if the vehicle is running exactly at the speed vs equals to rg by vs equal to root rg tan theta, मतलब क्या इतनी स्पीड पे, जबकि ऐसा कभी होगा ही नहीं,
वो इतना कैलकुलेट करके अपनी स्पीड कोई कर चला ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह क्या होता है, हमने अब भी पढ़ा, फ्रिक्शन हर जगह अलग 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 होगा। तो मतलब क्या, हर जगह सेफ स्पीड अलग अलग होगी, तो इतना वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। देखते हैं फिर भी, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर वेट mg दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो आप लोग को बाय टी हो गया अभी, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द रोड as seen above, only at this speed the resultant of these two forces which is n sin theta, resultant आपको ध्यान है ना n sin theta था, is necessary for the centripetal force and which balances the centrifugal force। centrifugal force क्या होता है, जैसे इसके लिए centrifugal force क्या होगा, इस मास के लिए आउटवर्ड होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंट की तरफ जाता है। मैं बार बार आप लोग को इमेजिन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग एप्लीकेटिव नॉलेज कर पाओ। जब तक आप लोग एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज गेन नहीं करोगे तब तक आप लोग को एग्जाम क्लियर करना टफ गिरेगा। चीज़ों को रियलिटी में उतार के देखना चाहिए कि रियल लाइफ में सब उतरेंगी तो कैसे ग्राउंड पे दिखेंगी। हम लोग को कुछ चीज़ें समझ में आना ईजी रहता है कि फोर्स अप्लाई करना, किसी डब्बे को धक्का दो तो वो जिस फोर्स डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हम उसी डायरेक्शन में डब्बा मूव करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तो करते जाइए ये सब। तो ये आप लोग का कहाँ पे फोर्स जाएगा तो क्या मूवमेंट होगा, एक्चुअली ये सब आप लोग को इमेजिन करके करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका एम इंजीनियरिंग का रहेगा उन्हें यही सब यूज़ करना होगा। इन प्रैक्टिस व्हीकल्स नेवर ट्रैवल एग्जैक्टली विद द दिस स्पीड, पॉसिबल ही नहीं है। वो हर मोमेंट पे अपना घड़ी थोड़ी चेक करेगा कि अरे यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसा कैलकुलेट करके चला ही नहीं सकता ना। फॉर दिस स्पीड अदर देन फॉर द स्पीड अदर देन दिस द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स हेल्प अस टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये अब स्टैटिक फोर्स का वहाँ पे रोल आया था। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे पहले पॉइंट में बोला था ना कि उसे एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं अभी तक के लिए कि एक सेफ स्पीड कैलकुलेट कर लें। अब हम लाएंगे स्पीड लिमिट के लिए इसको, कि फ्रिक्शनल फोर्स को स्पीड लिमिट के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा। देखिए ये नहीं बोल रहे हम लोग कि फ्रिक्शनल फोर्स हेल्पफुल है या हेल्पलेस है, दोनों मीनिंग नहीं बताना चाह रहे हम लोग बताना चाह रहे हैं कि आपको पता रहना चाहिए कि कितने हद तक फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कर सकता है और कितने हद तक नहीं, ताकि सेफ्टी बनी रहे, ये बोल रहे हैं। अब चलते हैं, ये हमारा पुराना ही डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे एन कॉस थीटा, यहाँ पे एन साइन थीटा, ये एंगल थीटा है। और यहाँ पे देखिए अभी उसको कंपोनेंट्स में बांटा है। अगर स्पीड लिमिट कम अपने को जैसे रखना है, अपने को एक सेकंड में सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रांग हो तो सर्कुलर मोशन भी हमारा हाई वेलोसिटी से होता है, ठीक है। लेकिन और उसी की वजह से हमारी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, जैसे कि फॉर्मूले में देखा है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, जैसे हमने ऊपर बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स समझो ये डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो मुझे अगर इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना है तो मुझे एक और फोर्स ऐड करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर लेकिन मुझे सेंट्रीपिटल फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का सेंट्रीपिटल फोर्स को कम करना है तो मुझे क्या, अगर ये इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है, मुझे एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर वहां पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कि ये साइड फोर्स जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मुझे अपोजिट फोर्स ये साइड देना पड़ेगा टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, कब बढ़ेगा कब घटेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आप देखेंगे ये लोअर स्पीड लिमिट के लिए बोल रहा है,
तो लोअर स्पीड लिमिट के लिए अगर मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स ये डायरेक्शन में है तो मुझे उसे कम करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी कम करना, तो फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट रहेगा। तो देखिए एफ एस की वैल्यू उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अपोजिट है। वहीं पे अगर मुझे अपर स्पीड लिमिट है, अपर स्पीड लिमिट मतलब क्या, वी मैक्स है, वी मैक्स है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्स कैसे कर सकते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में आए, तो ये रिलेशन ध्यान रखिए। इसी तरह से ऊपर वाले में वी मिनिमम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिनिमम है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिनिमम है तो हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में किया हुआ है। तो सब चीज़ें आप डायग्राम में देख के ही समझ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन रेस कर सकते हो जो लॉजिकल है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आप लोग इलॉजिकल रहता है, हमेशा टाइमिंग और स्पेस गलत होता है हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहा करिए। और अभी तक आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को हमारी चीज़ें पसंद आई है तो ज़रूर लाइक बटन दबा देना अभी, और लोगों में शेयर भी करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। एक सेकंड में मिटा दूं इसे। अब देखिए यहाँ पे भी एंगल थीटा ले लिया। अब ये एंगल थीटा कैसे होगा, देखिए सिंपल है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इनकी क्रॉस सेक्शनल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे कि नहीं। एंगल, ठीक है। तो आपको हर एक चीज देखना है कि ये, क्योंकि थीटा बोल रहा है, क्योंकि ये भी थीटा ये भी थीटा, मतलब दोनों सेम है, ये बताना चाह रहा है वो। तो इसको दो कंपोनेंट में उसने रिजॉल्व किया, क्योंकि ये देखिए ये अलोंग दी इसके, अलोंग किसके, रेडियल अपने जो ये कर्व पाथ है वो रोड के अलोंग है, अलोंग दी रोड है। तो इसको दो कंपोनेंट में फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे पता रहना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट भी पता रहना चाहिए, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को कम कर रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो वो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे अब एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, और यहाँ पे एन साइन थीटा, तो इसे रटना नहीं है। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो आप लोग अप्लाई करोगे यहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दोगे कैसे हुआ ये, ठीक है। जितना बड़ा लिख सकते हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप बड़ा ये लिखना आंसर बड़ा हो जाएगा तो उसे जरूर लिखा करो, क्योंकि उससे हम लोग को रहता है कि आप लोग पूरा एंड तक देख रहे हो। क्योंकि बहुत बार इशू आया है कि कुछ बच्चे एंड तक नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लाइक दबा के चले जा रहे हैं। तो इसे एंड तक देखिए, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल, जो फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल एफ साइन थीटा, ये लोअर लिमिट के लिए। तो स्टार्ट करते चैप्टर में, आगे देखते हैं। फॉर स्पीड लिमिट v1 विच शुड बी लेसर देन दी आर जी टेन थीटा की वैल्यू, रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि इसको स्मॉल होना चाहिए ना। तो ये क्या होगा, दोनों साइड एम बी स्क्वायर एम अपॉन ये करने मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हमको पता है, एन साइन थीटा, क्योंकि हमारा कौन था, एन साइन थीटा क्या था हमारा, यहां से ये सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो वो क्या बोल रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी कम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जाम, अब भी मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कम होना बहुत जरूरी है, वी को कम होना पड़ेगा, और एन साइन थीटा भी ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो एन साइन थीटा या तो बड़ा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अब इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस बिटवीन द रोड एंड द टायर इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड एंड अपवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। इसे याद रखना आपको। आगे चलते हैं। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज पैरेलल एंड अपोजिट टू दी एन साइन थीटा। तो हमने देखा था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, एफ एस कॉस थीटा, वो क्या था, पैरेलल था, क्योंकि देखिए ये दोनों ऐसे पैरेलल हैं ना। तो ये एन साइन थीटा था और ये एफ कॉस थीटा था, ठीक है। आगे देखते हैं। These two forces take care of the necessary centripetal force. पहले mg वाला सेक्शन है ये, और दूसरा वाला क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट को हमने बोला था रिजल्टेंट फोर्स को अगर कैसे दिखाते हैं, अपोजिट है
तो माइनस कर लेते थे। देखिए ऊपर एक बार देख लेते हैं, mg के लिए ऐड करना मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे शायद से। तो देखिए n cos थीटा, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये n cos थीटा और f sin थीटा का डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होके किसके बराबर हो रहे हैं, ये दो लोग मिलके एक अकेले mg के बराबर हैं। वहीं पे f cos थीटा का जो डायरेक्शन है वो अलग है n sin थीटा, तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, ये दोनों प्लस होंगे। देखते हैं, अभी करते हैं इसके लिए। देखिए तो mg के लिए ये लोग सेम, हमारे सेम डायरेक्शन में, वहीं जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वो लोग माइनस हो गए। फॉर अ मिनिमम पॉसिबल स्पीड एफ एस इज अ मैक्सिमम एंड इक्वल टू दी म्यू एन, ये क्या है, फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स का। म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन है नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो एफ है इसके जगह पे म्यू एन रखना है। अब म्यू एन रख के एन की वैल्यू निकाल के आप ये इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा क्या, वी मिनिमम इक्वल्स टू रूट आर जी। हमने वहां पे सेफ लिमिट में क्या पढ़ा था, वी इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, वी मिनिमम इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस दैट इज फ्रिक्शन का कोइफिशिएंट, अब ब्रैकेट में वन प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा। आप चाहें तो मेरे पास स्लाइड है, देखिए ये कर्व्ड रोड ऐसे दिखते हैं। ये देखिए अगर ये इस तरह से मूव होना चाह रहा है यहाँ से, तो ये आउटर की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, ये हर जगह टर्निंग पे होगा। सो देखिए यहाँ पे वही चीज किया गया है। जिसको सोल्यूशन चाहिए कि अगर इसका सोल्यूशन है कि नहीं तो आप यहाँ से कर सकते, लेकिन चैप्टर ने डिमांड नहीं की है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। आप लोग ये देख लेना, अगर आप लोग को डाउट आए इसमें तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज चैप्टर में तो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सिलेबस है, उसके बाहर के सिलेबस पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग उसी से स्टिक कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग को डाउट आएगा तो बताना जरूर, मैं आप लोग की हेल्प जरूर करूंगा। तो ये वी मिनिमम आ गया। अब क्या होता है, अगर वी को, अभी कंडीशन आ गई, फर्स्ट कंडीशन, अगर वी को मिनिमम होना है, ठीक है, वी को मिनिमम होना था, क्या ऊपर वैल्यू क्या, वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जाएगी। तो जीरो तो सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो इससे ज़्यादा मिनिमम क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी वैल्यू को जीरो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। कब, जब म्यूएस भी क्या हो जाए हमारा टेन थीटा के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वहां पे वही लिखा है, जो हमारे म्यूएस है ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा, म्यूएस जे पे टेन थीटा रख दो, तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा जीरो, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के लिए, ठीक है। जब क्या हो जाएगा हमारा म्यूएस इक्वल्स टू, आपको कंडीशन पूछे वी मिनिमम के लिए, एक्सप्लेन द कंडीशन अलग से, तो आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन म्यूएस इक्वल्स टू टेन थीटा और ग्रेटर देन टेन थीटा देन वी मिनिमम इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए वी मिनिमम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है जीरो की, और वो जीरो कैसे आएगा, जब मैं टेन थीटा को ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द रफ रोड्स बैंक्ड एट द स्मॉलर एंगल, तो जहाँ पे भी स्मॉल एंगल्स रहेंगे वहां पे हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब अभी फोर्थ का वी मैक्स निकाल रहे हैं, तो वी मैक्स के लिए क्या, हमारा वी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए आर जी रूट आर जी बाय टेन थीटा के, इसके लिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होना चाहिए एन साइन थीटा से, ठीक है, और एन साइन थीटा भी लेस देन दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बाहर वाला फोर्स है ना, तो ये ज्यादा होगा, जैसे कि हमने वो अभी पहले वाले सी वाले केस में भी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एन साइन थीटा को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होना था, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, एन साइन थीटा शुड बी लेसर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना है हमको कुछ भी करके वी मैक्स के लिए। In this case, the direction of force of static friction Fs between the rod and the tire is directed
along the inclination of the road. इंक्लिनेशन मतलब रोड के इंक्लिनेशन के अलॉन्ग, ये इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको। लेकिन कैसा था, डाउनवर्ड, मतलब क्या था इस बार टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ था। एंड पैरेलल टू एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल टू एन साइन थीटा। देख लेते हैं एक बार। अब इस केस में क्या हो गया देखिए, ये आप लोग करना होगा क्योंकि मैं हर बार वही एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा कि ये एफ कॉस थीटा कैसे आ जा रहा है, एफ साइन थीटा कैसे आ रहा है। फिर से ये ध्यान रखना कि ये थीटा कैसे हुआ। समझिए ये दो पैरेलल लाइंस है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनका क्रॉस सेक्शनल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल जेड बना रहा है देखिए। तो आप लोग सिंपल जानते हैं कि अल्टरनेट, तो ये अल्टरनेट एंगल की वजह से ऊपर वाला हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल था ये दोनों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो आप देख रहे हैं अब वैल्यू इंक्रीज हो, क्योंकि एन साइन थीटा को ग्रेट होना था। तो देखिए एन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। वहीं पे एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा अपोजिट है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे किससे, एक दूसरे से, और इक्वल किसको हो जाएंगे, माइनस होके एम जी के। तो देखिए एम जी के केस में माइनस हुए हैं यहाँ पे, और वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड हो गया है। सेम हम लोग म्यू के एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ कर लेंगे और फिर उसको फॉर्मूले में डाल देंगे, तो हमको इस बार एक्सप्रेशन लेकिन उल्टा मिलेगा। देखिए वी मैक्स मिलेगा रूट आर जी टेन थीटा प्लस, ऊपर इस बार प्लस है नीचे माइनस है। ऊपर वाले केस में क्या था हमारा, माइनस था ऊपर। देखिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि याद रखने के लिए कैसे, तो ये माइनस था ऊपर, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। वी मैक्स के केस में ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस। अब वी मैक्स की वैल्यू अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। सबसे मैक्सिमम वर्ल्ड में क्या है, इनफाइनाइट, जिसका कोई लिमिट ही ना हो। अब मिनिमम क्या हो सकती है, जीरो, तो जीरो वाला केस तो हमने देख लिया। अब मैक्सिमम वाला दैट इज इनफाइनाइट वाला केस देख सकते हैं। सो इनफाइनाइट वाला केस कैसे देख सकते हैं कि इफ म्यू एस बिकम्स कॉट थीटा, ठीक है। सो कॉट थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वन माइनस म्यू इंटू टेन थीटा है, ऊपर क्या है टेन थीटा प्लस म्यू है। इसको ऐसे रखता हूँ, इसको नहीं चेंज, चलो इसको भी चेंज कर टेन थीटा करता हूँ। सो म्यू के बदले क्या रख दूँ मैं, कॉट थीटा कर दूँ इंटू टेन थीटा, वन माइनस, फिर सिर्फ मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ। सो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कैंसल, वन माइनस वन बिकम्स जीरो, और एन नंबर अपॉन जीरो बिकम्स इनफाइनाइट। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो वी मैक्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। अब वी मिनिमम की मिनिमम लिमिट कितनी हो सकती है, जीरो, ठीक है। सो बट म्यू एस इक्वल्स टू मैक्स इक्वल्स टू वन, दस फॉर एन थीटा दैट इज इक्वल टू 45। तो अपने को मालूम है कि कब पॉसिबल है, जब ये एंगल 45 होगा। सो वी मैक्स बिकम्स इनफाइनाइट। However, for heavily banked road, minimum limit may be important, क्योंकि ये बोल रहा है 45 से बड़ा या इक्वल हो, 45 से बड़ा 46, 47, 48 ऐसा। लेकिन अगर 90 तक हो रहा है तो फिर इशू है, फिर वी मिनिमम आ जाएगा। अब ये कैसे आया, ये हमने वेल ऑफ डेथ में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों जरूरी, क्योंकि अब एम का रोल आ जा रहा है, अब कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। ट्राई टू रेट द कॉन्सेप्ट यूजिंग यूज्ड वाइल एक्सप्लेनिंग द वेल ऑफ डेथ। तो देखो वही बताया यहाँ पे, ठीक है। ये 45 क्यों लिया, जैसे कि म्यू टेन 45 क्या होता है, वन। म्यू अगर ये भी अगर कॉट 45 हो जाए, ये भी वन, सो वन इंटू वन वन, और वन माइनस वन बिकम जीरो। तो वो केस एंगल का भी केस लेके बता रहा है, दोनों केस बता रहा है, ठीक है, कि म्यू की वैल्यू होगी तो क्या होगी और थीटा की वैल्यू होगी तो क्या होगी। तो आपको दोनों याद रखना है। फॉर म्यू एस इक्वल्स टू जीरो, बोथ द इक्वेशन 1.3 एंड 1.4 में क्या हो जाएगा, रूट आर जी बाय tan थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा अपना सेफ स्पीड हो जाएगा वो। तो देखो वो सेफेस्ट स्पीड हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग डन है अपने ये सब पार्ट बैंक कर्व बैंक रोड से। जो अगला पार्ट है वो है कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। वो भी इजी है, इतना टफ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बनाते जाना है, अपने माइंड में फ्रेम क्रिएट करते जाना है, क्वेश्चंस पूछते रहना है, तो आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप
सपोर्ट करना चाहते हैं हमें, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, शेयर जितना हो सके सब कुछ, नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्रिप्शन बटन सब कुछ दबा देना। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में फिर प्रेजेंट होंगे कॉनिकल पेंडुलम के साथ, और तब तक के लिए बाय।